So next, let us look at some problems based on gap method and tie-up method, whichever is applicable to appropriate question. So, four boys and four girls are to be seated in a line. First part, find the number of ways they can be seated such that no two girls are together और girls are separated. तो कैसे सॉल्व करेंगे हम फर्स्ट पार्ट एक एक करके देखते हैं. देखिए लैंग्वेज पे फोकस कीजिए. तो नंबर ऑफ वेज दे कैन बी सीटेड सच दैट नो टू गर्ल्स आर टुगेदर. ये लैंग्वेज ही अपने आप में बता रही है कि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर मतलब कोई भी दो लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए. तो चारों गर्ल्स साथ में हो जाएं ये भी हम नहीं चाहते. हम ये भी नहीं चाहते कि तीन गर्ल्स साथ में हो फिर एक बॉय बैठा हो फिर एक गर्ल. तो ये भी नहीं चलेगा क्योंकि तीन गर्ल्स तो साथ में हो गई ना. मीन्स एवरी गर्ल शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द अदर गर्ल. तो इसका मतलब हम ऐसा मान के चलते हैं कि चारों गर्ल्स के आपस में झगड़े हो गए हैं. दे हैव फॉट बिटवीन देम और हम सबको दूर दूर रखना चाहते हैं झगड़ालू लोगों को. सो व्हाट वी विल डू इज फर्स्ट वी विल अरेंज द फोर बॉयज. जो भी अपने फोर बॉयज हैं B1 B2 B3 B4. फोर बॉयज को फोर प्लेसेस पे हम फोर फैक्टोरियल से अरेंज कर देंगे. उसके बाद वी विल टेल देम भाई साहब थोड़ा छोटा छोटा हो जाइए थोड़े गैप्स बना दीजिए. तो ये पांच गैप बन गए 1 2 3 4 5. ये पांच गैप्स बन गए. नाउ वी विल सिलेक्ट फोर गैप्स आउट ऑफ फाइव गैप्स. ये 5C4 से हमने क्या किया है वी हैव सिलेक्टेड फोर गैप्स. वी आर सिलेक्टिंग फोर गैप्स. और एक बार वो गैप सेलेक्ट हो गए तो उन गैप्स में हम लोग चारों लड़कियों को फोर फैक्टोरियल से बिठा देंगे. तो ये अरेंजमेंट ऑफ बॉयज है फिर ये सिलेक्शन ऑफ गैप्स है और फिर अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स है. तो लेट से आपने अगर ये चार गैप सेलेक्ट किए होते या लेट से आपने ये चार गैप सेलेक्ट किए होते तो यहाँ पे गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 3 और गर्ल 4 बैठ जाती. तो बिगर पिक्चर अरेंजमेंट क्या होता गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय बॉय गर्ल. ये गैप इग्नोर हो जाता. तो दिस इज हाउ गैप मेथड वर्क्स. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल. सेकेंड पार्ट नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर. अब फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में फर्क समझिएगा. नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर मतलब कि सात चारों की चारों लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए. हाँ ऐसा हो सकता है कि तीन लड़कियां साथ में हो और एक अलग से दूर हो या दो लड़कियां साथ में हो दो लड़कियां साथ में हो ऐसे गर्ल 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 और बीच में कुछ बॉयज बैठ जाएं तो ये भी चलेगा. और ये भी चल जाएगा कि एक गर्ल इधर है और तीन गर्ल इधर है. बस ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि चारों गर्ल्स साथ में है. तो फोकस ऑन द लैंग्वेज. ठीक है ए पार्ट एंड बी पार्ट आर एक्चुअली डिफरेंट पार्ट्स. सो नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर. और इसको अलग लैंग्वेज में हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट एट लीस्ट वन गर्ल इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स. तो इसको सॉल्व करने का तरीका है बाइजेक्शन. रिवर्स सोचना पड़ेगा हमें टोटल माइनस अनफेवरेबल से. सो व्हाट वी विल डू इज फर्स्ट वी विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ केसेस. सो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ केसेस 8 people 8 places 8 फैक्टोरियल. चारों बॉयज चारों गर्ल्स टोटल 8 फैक्टोरियल केसेस होंगे. उसमें से अनफेवरेबल केसेस कौन से होंगे अनफेवरेबल केसेस होंगे कि ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर सारी लड़कियां साथ में हो जाए. तो अनफेवरेबल को हम लोग सॉल्व करेंगे टाई अप मेथड से. व्हाट विल डू इज हम चारों लड़कियों को एक सिंगल यूनिट मान लेंगे रस्सी से बांध देंगे चारों लड़कियों को. इसे एक सिंगल यूनिट या सिंगल एंटिटी की तरह कंसिडर करेंगे. तो 4 बॉयज एंड वन सिंगल यूनिट ऑफ द गर्ल्स. These 5 people या 5 units at 5 places by 5 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे. तो ये 5 फैक्टोरियल से अरेंज हो गए. तो जब भी ये यूनिट यहाँ आएगी या फिर यहाँ आएगी या फिर यहाँ कहीं पे भी अगर ये यूनिट अरेंज हो रही होगी तो हमेशा साथ में जा रही होगी. और फिर हमने एक बार अरेंज कर दिया तो रस्सी को खोलना भी पड़ेगा. तो जब ये रस्सी खोली जाएगी ओपन अप होगा ये टाई तो ये आपस में इंटरनली भी 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं. गर्ल्स आपस में भी 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकती है. So answer will be 8 factorial minus 5 factorial 4 factorial. So this will be the answer of second part. 8 factorial minus 5 factorial 4 factorial. Third part देखते हैं. Third part is boys and girls are alternate. Meaning boys as well as girls are separated from each other. मतलब बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेट हो. तो ये तो बड़ा सिंपल है. इसमें कोई गैप अप या इसमें कोई गैप या फिर टाई अप जैसा नहीं लगेगा. इसमें हम सिंपली बोलेंगे फर्स्ट प्लेस पे अगर बॉय है तो अपने आप गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल. तो एक पॉसिबिलिटी इस टाइप से बनती है. या फिर अगर फर्स्ट प्लेस पे गर्ल आ जाती है तो फिर सेकंड प्लेस पे बॉय फिर गर्ल फिर बॉय अपने आप अल्टरनेट चलेगा. We can also look at it like this कि in this case boys are occupying the odd position girls are occupying the even position 2 4 6 8.
एंड यहाँ पे वाइस वर्सा, गर्ल्स आर ऑक्यूपाइंग द ऑड पोजिशंस एंड बॉयज आर ऑक्यूपाइंग द इवन पोजिशंस. सो दिस वे वी कैन क्लासिफाई द टू केसेस. इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा जिसमें वो अल्टरनेट बैठे हो. अब तरीके क्या होंगे, तो बड़ा सिंपल है कि ये बॉयज लोग जो हैं 1 3 5 7 ऑड पोजीशंस पे बैठने वाले हैं, तो बॉयज आपस में 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं. 4 बॉयज को 4 स्पॉट्स 1 3 5 7 पे बिठाने के 4 फैक्टोरियल तरीके हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4 गर्ल्स को 4 स्पॉट्स 2 4 6 8 पे बिठाने के 4 फैक्टोरियल तरीके हो जाएंगे. सो दे आर इंडिपेंडेंट, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा बॉय कौन सी गर्ल कहां बैठ रहा है. बस कंस्ट्रेंट ये है कि बॉयज के स्पॉट्स फिक्स्ड है 1 3 5 7, गर्ल्स के स्पॉट्स फिक्स्ड है इवन पोजीशंस. एग्जैक्ट सेम वे में इसमें भी सेम आर्ग्यूमेंट रहेगा. द गर्ल्स विल बी अरेंज्ड आपस में एट ऑड पोजीशंस, बॉयज विल बी अरेंज्ड आपस में एट इवन पोजीशंस. तो फाइनल आंसर जो रहेगा केस 1 प्लस केस 2, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. दिस विल बी द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट. Now let us move to the fourth part, D part. D part is boy and girl are alternate and a particular boy and girl are never adjacent to each other in any arrangement. ठीक है, बॉय एंड गर्ल जो है वो अल्टरनेट होंगे, तो जैसे हमने सी पार्ट में काउंट किया वैसा ही है. अब उसमें एक और एक्स्ट्रा कंडीशन है कि एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग हम पहले बता चुके हैं, ये आपको सिलेक्ट नहीं करना, ये क्वेश्चन ने दे रखा है. जैसे 4 बॉयज हैं तो बॉयज का नाम रखते हैं B1 B2 B3 और एक पर्टिकुलर बॉय है तो उसका नाम हम लोग पर्टिकुलर बॉय BP कर देते हैं. सिमिलरली एक गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 3 है और एक पर्टिकुलर गर्ल है, तो ये जो अलग से एक बॉय और एक गर्ल हमने हाईलाइट किया है, इनको कभी भी साथ में नहीं बिठाना, ये एडजेसेंट नहीं होने चाहिए. तो अब हमें सिस्टमैटिकली सोचना पड़ेगा कि फिर हम इसे कैसे अप्रोच करें. ओके, तो व्हाट विल डू इज, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट गैप मेथड से किया, सेकंड पार्ट हमने टाई मेथड से किया, थर्ड पार्ट हमने अल्टरनेट बिठा दिया. फोर्थ पार्ट में होगा ये कि हम अल्टरनेट में जैसे हमने ये डिस्कस किया था कि सर अल्टरनेट में या तो ये पॉसिबिलिटी है या तो फिर ये पॉसिबिलिटी है, तो दोनों पॉसिबिलिटी में हम लोग पोजीशंस जज करेंगे उस पर्टिकुलर बॉय की. सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट दिस केस. तो अगर ये वाले सिनेरियो होते हैं अल्टरनेट में, तो पर्टिकुलर बॉय यहाँ पे भी बैठ सकता था, यहाँ भी बैठ सकता था, यहाँ भी बैठ सकता था और यहाँ भी बैठ सकता था. तो सपोज पर्टिकुलर बॉय वाज सिटिंग एट फर्स्ट पोजीशन, तो उसमें क्या पिक्चर बनती. देखो थोड़ा सा डिटेल में है, डेप्थ में केसेस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें. तो अगर पर्टिकुलर बॉय यहाँ बैठता है, ठीक है, तो अब हम सबसे पहले उस पर्टिकुलर गर्ल को बिठाएंगे, तो वो यहाँ तो नहीं बैठ सकती, तो उस पर्टिकुलर गर्ल के पास बैठने के 3 ऑप्शन है. सो ये 3 ऑप्शंस फॉर दैट पर्टिकुलर गर्ल. एक बार वो पर्टिकुलर गर्ल कहीं भी बैठ गई, सपोज वो पर्टिकुलर गर्ल यहाँ पे आके बैठ गई, तो ये पोजीशन ब्लॉक. उसके बाद क्या होगा, 3 गर्ल्स 3 जगह पे इवन पोजीशन, 3 बॉयज 3 पोजीशन पे ऑड पोजीशन, 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे. जैसा हम अभी यहाँ पे 4 फैक्टोरियल खेल रहे थे, वैसा ही 3 फैक्टोरियल खेला जाएगा. आफ्टर दैट पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल आर सीटेड दूर दूर सेपरेटली. तो एग्जैक्ट सेम वे में वी विल एनालाइज नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कि पर्टिकुलर बॉय इज सिटिंग एट द थर्ड पोजीशन. तो सपोज अगर पर्टिकुलर बॉय को हम यहाँ पे बिठा के केसेस सोच रहे हैं, तो अब वो पर्टिकुलर गर्ल यहाँ और यहाँ नहीं बैठ सकती, ये पॉसिबिलिटी नहीं है. तो अब पर्टिकुलर गर्ल के पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन. यहाँ तो वो यहाँ बैठेगी, यहाँ तो यहाँ बैठेगी दूर दूर. तो 2 ऑप्शंस फॉर पर्टिकुलर गर्ल. एंड वंस बोथ द झगड़ालू वाले पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल आर सीटेड, जहां पे भी वो दोनों बैठ जाते हैं, सपोज वो यहाँ बैठ गई, तो ये दोनों को बिठा दिया हमने. उसके बाद फिर वही पुरानी कहानी, 3 बॉयज 3 गर्ल्स इवन पोजीशन ऑड पोजीशन पे 3 फैक्टोरियल से बढ़िया से बैठ जाएंगे. ध्यान दीजिएगा हम ये 6 फैक्टोरियल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पोजीशंस फिक्स्ड हो चुकी हैं. फर्स्ट, फिफ्थ, सेवंथ, इन 3 पोजीशन पे 3 बॉयज को बिठाने के 3 फैक्टोरियल तरीके हैं. सेकेंड पोजीशन फिर वो पर्टिकुलर गर्ल जहां भी बैठती है उसके हिसाब से सेकेंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और बची हुई पोजीशन, उन 3 पोजीशन पे 3 गर्ल्स को बिठाने के 3 फैक्टोरियल. तो आप समझ गए होंगे खेल, फिर आगे कैसे कैसे चलेंगे. पर्टिकुलर बॉय एट फिफ्थ, पर्टिकुलर बॉय एट सेवंथ. तो हो क्या रहा है, बस जब ये कोने पे बैठ रहा था तो गर्ल्स के वो जो गर्ल थी पर्टिकुलर गर्ल, उसके पास ज्यादा ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन थे. पर जब वो कोने पे नहीं बैठ रहा, जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बैठ रहा है, तो वो 2 पोजीशन ब्लॉक कर दे रहा है बॉय उस पर्टिकुलर गर्ल को नहीं बिठाने के लिए. तो इसलिए यहाँ पे 2 2 2 आ रहा है. सो ये चारों को हम ऐड करेंगे. सो ये तो कॉमन चल रहा है सब में, तो 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, 7 + 2 = 9. तो इन सब का सम क्या आएगा, 9 टाइम्स ऑफ 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. ठीक है.
एग्जैक्ट सेम एनालिसिस विल बी डन फॉर ये वाले केसेस, जब गर्ल्स जो हैं वो ऑड पोजीशन पे होती हैं और बॉयज जो हैं वो इवन पोजीशन पे होते हैं। तो अगर आप खेल समझ गए हो, सो ये सिमिलर एनालिसिस भी आप कर लोगे। हम पर्टिकुलर बॉय के रिस्पेक्ट में ही सोच रहे हैं, तो पर्टिकुलर बॉय फर्स्ट, देखो इन द बिगर पिक्चर क्या है, इन द बिगर पिक्चर 8 पोजीशंस थी, तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, पर्टिकुलर बॉय फर्स्ट पे हो सकता है, सेकंड पे हो सकता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, कहीं पे भी हो सकता है। तो जब वो बॉय ऑड पोजीशंस ले रहा होगा उसको हमने यहाँ पे एनालाइज किया है, और जब वो इवन पोजीशंस ले रहा होगा उसे हम यहाँ एनालाइज करेंगे। तो एनालिसिस यहाँ पे भी बिल्कुल सेम होगा। और अगर आप खेल समझ चुके हैं तो आप समझ जाओगे कि जब वो यहाँ पे कोने पे बैठ रहा होगा, 8th पोजीशन पे बैठ रहा होगा, तब आंसर आएगा 3 टाइम्स ऑफ 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। और जब वो 2 4 6 बीच में कहीं बैठ रहा होगा तो उस टाइम ये वाले आंसर आ रहे होंगे। सो यही 4 केसेस फिर से लिखे जाएंगे इस एनालिसिस में। फाइनल आंसर क्या होगा, इनका सम आया था 9 टाइम्स ऑफ 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो यही फिर से 9 टाइम्स ऑफ 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो इन दोनों का सम फाइनल जो आंसर हम रिपोर्ट करेंगे वो रहेगा 18 टाइम्स ऑफ 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, दैट इज 18 into 6 into 6, वॉट एवर इट कम्स आउट टू बी। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा डी पार्ट। नाउ मूविंग टू द ई पार्ट। ई पार्ट क्या है, इफ दे आर 4 मैरिड कपल्स, मतलब ये जो 4 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं ये 4 मैरिड कपल्स हैं। तो सपोज हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि B1 और G1 ये मैरिड कपल है, B2 और G2 ये मैरिड कपल है, सिमिलरली B3 G3 और ये शादीशुदा हस्बैंड वाइफ की तरह ये कपल्स हैं। सो नंबर ऑफ वेज इफ ईच कपल इज टुगेदर, तो हमें 8 पोजीशंस पे इस तरीके से बिठाना है इन लोगों को ताकि ये कपल हमेशा साथ में हो, ये चारों कपल आपस में। तो अगेन इट इज अ गुड क्वेश्चन ऑन टाई अप मेथड, साथ में बिठाना मतलब टाई अप। सो व्हाट वी विल डू इज विल टाई अप, एक रस्सी से बांध देंगे हम, है ना। तो एक रस्सी से हम लोग पहले कपल को बांध लेंगे, इसको हम लोग एक सिंगल यूनिट की तरह कंसीडर करेंगे। एग्जैक्ट सेम वे में हम लोग इसको भी एक रस्सी से बांध देंगे, इसे भी एक रस्सी से बांध देंगे। तो चारों कपल्स को हमने एक एक रस्सी से बांध दिया। सो ऑल द 4 कपल्स आर ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट्स। तो अब हमने हमारे पास एक्चुअली 4 सिंगल यूनिट्स हैं, तो वो लोग 4 जगह पे 4 फैक्टोरियल से बैठ जाएंगे। अब जब एक बार वो 4 फैक्टोरियल से बैठ गए तो जब हम रस्सी खोलेंगे तो उनके इंटरनल अरेंजमेंट्स भी काउंट होंगे। जब उनको टाई अप करने के बाद जब हम उसको अनटाई करेंगे तो एट द टाइम ऑफ अनटाइंग that boy and girl will always also arrange among themselves in 2 factorial। तो boy 1 girl 1 जो है वो 2 factorial से आपस में अरेंज होंगे, सिमिलरली boy 2 girl 2, सिमिलरली boy 3 girl 3 एंड boy 4 girl 4। तो आंसर फाइनल हम क्या देंगे, टाई अप कर दिया हमने और फिर बिठा दिया 4 फैक्टोरियल से, और अनटाई किया हमने 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तरीके से। सो फुल एंड फाइनल आंसर विल बी 2 फैक्टोरियल की पावर 4। फाइनल आंसर जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 2 फैक्टोरियल की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। तो ये था क्वेश्चन जो आपको टाई अप और गैप मेथड अच्छे से सिखा देगा। नेक्स्ट वी विल लुक एट सम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स और एनसीआर। एनसीआर पे बेस्ड ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स किस तरीके से पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट, देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर। तो यहाँ पे से दूर दूर जो है आपके पास n पॉइंट्स हैं, कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस which can be formed by joining these points। तो समझो, अब आप कॉन्सेप्ट समझो। एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट से एक यूनिक स्ट्रेट लाइन पास होती है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो है यहाँ कहीं है, सपोज 3 पॉइंट्स होते हैं तो इन दोनों की मदद से भी एक स्ट्रेट लाइन बनती, इन दोनों की मदद से भी एक स्ट्रेट लाइन बनती। सपोज प्लेन में अगर चौथा पॉइंट आ जाता है यहाँ कहीं पे, तो वो इसके साथ भी एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, इसके साथ भी एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, इसके साथ भी एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। सो जैसे जैसे नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे आप मैन्युअली नहीं सोच पाओगे कि कितने स्ट्रेट लाइंस बन रहे हैं, बट द कॉन्सेप्ट इज फॉर अ सिंगल स्ट्रेट लाइन वी नीड 2 पॉइंट्स। So we can select, and how many ways we can select 2 points, ये क्वेश्चन है। तो अगर मेरे पास n पॉइंट्स हैं तो मैं NC2 तरीके से 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लूंगा, और अगर मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए तो बस उन 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। सो आंसर इज NC2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो NC2 अपना आंसर हो जाएगा। अगर 2 पॉइंट्स हैं तो आंसर हो जाएगा 2C2। मतलब एक ही तरीका है उन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करने का। अगर 3 पॉइंट्स होते तो अपना आंसर देते 3C2 जो आता है 3। अच्छा, ये फील भी कर सकते हो 3C2, जैसे 3 पॉइंट्स हैं तो ये दो या फिर ये दो,
तीन तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इफ देयर आर 4 पॉइंट्स देन आंसर इज 4C2 6, जो आपने देखा है ना, ये बना हुआ है कुछ क्वाड्रिलेटरल सा, तो 1 लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, और ये दो डायगोनल्स 5th एंड 6th। तो इस तरीके से वो जनरलाइज चलेगा। अच्छा, व्हाई दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट? नो थ्री ऑफ विच आर कोलिनियर, नो थ्री ऑफ विच आर कोलिनियर, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर एक पॉइंट यहां आ जाता है, तो जब आप जैसे 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं सपोज, तो जब आप इन दोनों को सिलेक्ट करके एक लाइन बना रहे होंगे, दैट लाइन विल बी सेम एज जब आप इन दोनों को सिलेक्ट करके लाइन बना रहे होंगे, तो वो केसेस कॉमन, वही स्ट्रेट लाइन बार बार काउंट हो जाएगी डबल डबल। तो कोलिनियर नहीं होने चाहिए, तब हम ये सब थ्योरी लगा सकते हैं। तो सर जब कोलिनियर हो जाएंगे तब क्या करेंगे, तो हम आगे अगले क्वेश्चन में देख लेंगे। एज ऑफ नाउ आंसर है NC2। एग्जैक्ट सेम वे में हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, ये तो फर्स्ट पार्ट था, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो बेटा बात तो वही पुरानी हो गई ना, कि एक ट्राइंगल बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे पॉइंट्स हैं ऐसे, तो एक ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 3 पॉइंट्स। सपोज मैं ये 3 पॉइंट से एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, या फिर मैं इन 3 पॉइंट से एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, या सो फॉर वन ट्राइंगल वी नीड 3 पॉइंट्स। सो व्हाट वी विल डू इज आंसर इज NC3। NC3, in how many number of ways can we select 3 points out of n? So there are NC3 ways, and for every case there will be one triangle. For every case, for every selected triplet there will be one triangle. So NC3 multiplied by 1. Next is how many number of diagonals can be formed in a polygon? तो ये जो n पॉइंट्स हैं प्लेन में, जैसे एक यहाँ, सपोज यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल 5 पॉइंट्स लेता हूँ, तो एक पॉलीगन बनेगा। सो क्वेश्चन है हाउ मेनी डायगोनल्स। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एडवांस मेंस में पूछे जाते हैं इस पे क्वेश्चन, ये याद भी रखना, आप कोशिश करना कि आपको याद रहे। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगन, हाउ मेनी नंबर ऑफ डायगोनल्स आर देयर इन एन साइडेड पॉलीगन। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप NC2 से 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो, बेसिकली नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पहले काउंट कर लो कितनी होगी, ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच कैन बी फॉर्म्ड बाय n पॉइंट्स, तो NC2 हो गए। अब इसमें क्या है ना, जैसे मैं ये पेंटागन का एग्जांपल लेता हूं, सपोज तो मेरा 5C2 मैंने लिखा है, तो 5C2 में क्या है, ये मैंने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से, अब उसमें से कुछ स्ट्रेट लाइन जो है वो इस तरीके से होंगी, साइड्स ऑफ द पॉलीगन होंगी, और कुछ स्ट्रेट लाइन जो कि डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन होगी, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन। तो वॉट एवर नंबर कम्स आउट इन NC2, दीज स्ट्रेट लाइंस, इन स्ट्रेट लाइंस में कुछ स्ट्रेट लाइंस जो होंगी वो डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन होगी, और कुछ स्ट्रेट लाइन जो होगी वो साइड्स ऑफ द पॉलीगन होगी। और साइड्स ऑफ द पॉलीगन कब हो रही होगी, जब आप ये आजू बाजू वाले कंजिगेटिव वाले पड़ोसी पॉइंट्स को सिलेक्ट कर रहे होंगे। तो बेटा ऐसा भी तो बोल सकते हैं सर, वी नो दैट साइड्स तो n ही होगी, क्योंकि n साइडेड पॉलीगन का मतलब ये होता है कि n साइड्स होते हैं, तो इसका मतलब ये है अगेन टोटल माइनस अनफेवरेबल वाला सीन। सो अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में से साइड्स ऑफ द पॉलीगन को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो जो बच के निकल के आएगा दैट विल बी नंबर ऑफ डायगोनल्स। और याद रखना जैसे NC2 होता है nn-1/2, तो ये जो सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके आता है, ये एक्चुअली nn-3/2 निकल के आता है। सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर आइदर दिस थिंग कि NC2 माइनस n होता है, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है nn-3/2। इसलिए देखो ट्राइंगल में डायगोनल होती ही नहीं है, n = 3 डालेंगे तो 0 आएगा, ट्राइंगल में डायगोनल नहीं होती। क्वाड्रिलेटरल n = 4 डालो इसमें, क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होती है, ये फॉर्मूले से 2 निकल के आ रहा है, तो आप जानते हैं कि हाँ सर क्वाड्रिलेटरल में एक्चुअली 2 डायगोनल होती है। पेंटागन n की वैल्यू अगर 5 डालते हैं इसमें, तो आंसर आ रहा है 5। तो पेंटागन में जो होती है, पेंटागन में 5 डायगोनल्स होती हैं, तो हमने पेंटागन बनाया था 5 डायगोनल्स, हम कौन सी बात कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो पेंटागन में जो है वो होती हैं 5 डायगोनल्स, डायग्राम हमको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा तो जाके वो दिखेगी, है ना। तो वो 5 डायगोनल्स होंगी ये वाली। हाँ, ये एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं पहले, तो ये एक डायगोनल, ये दूसरी डायगोनल, फिर इस पॉइंट से बात करते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये एक, ये 2, तो टोटल 4 हो गई। अब इसके करस्पॉन्डिंग ये हम काउंट कर चुके हैं, ये अपनी 5वीं, 5, तो एक स्टार सा बनेगा, हाँ एक स्टार सा बन जाएगा ये पेंटागन में। तो ये 5 डायगोनल्स जो है ये पेंटागन के लिए बनती है। सिमिलरली हेक्सागन के लिए हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो हेक्सागन के लिए 6C2 - 6, मैं तो ये प्रेफर करता हूँ। NC2 टोटल स्ट्रेट लाइंस है, उसमें से n साइड्स हटा दो, तो बचेगा जो वो बचेगा नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आया होगा, सर व्हाट अबाउट
अगर कुछ पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं तो उसको कैसे टैकल किया जाता है ये देखते हैं हम लोग। सो 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन आर देयर, 3 ऑफ विच आर कोलिनियर, उसमें से 3 कोलिनियर हैं। सॉरी, 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 बीइंग कोलिनियर। अगर सिर्फ इतनी लैंग्वेज होती तो मैं 10C2 10C3 इस तरीके से सॉल्व कर लेता। यहाँ पे दिया एक्सेप्ट 4 विच आर इन द सेम लाइन। So the concept, यहाँ the question is there are 10 points in a plane, no 3 of which are collinear except 4। तो 4 लोगों का एक ऐसा ग्रुप बन गया है जो कोलिनियर है। तो ये डायग्राम आप रेफर कर सकते हो, एक अच्छा डायग्राम। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 अलग अलग है, इसमें से कोई भी कोलिनियर नहीं है। बट ये जो 7 8 9 10 ये चारों आपस में कोलिनियर है। तो सिस्टमैटिकली हम लोग सोचते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखो, अगर मुझसे पूछता है हाउ मेनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आर देयर, तो पता है मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व करूंगा। 10C2 ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा कि यार सर 10C2 से हम कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत इसमें ये हो रही है कि ये वाले जो 4 लोग, ये जो 4 कोलिनियर हैं, जब इनमें से कोई भी 2 सेलेक्ट हो रहे हैं, जैसे 7 और 8 सेलेक्ट हो रहा है, तो उसकी मदद से एक स्ट्रेट लाइन जो बन रही है, वही स्ट्रेट लाइन हम लोग डबल काउंट कर रहे हैं जब 7 और 9 सेलेक्ट हो रहा है, जब 7 और 10 सेलेक्ट हो रहा है, जब 8 और 9 सेलेक्ट हो रहा है। तो ये जो 4 लोगों का गैंग या 4 लोगों का जो ग्रुप बन गया है, जो कोलिनियर है आपस में, तो उनके ग्रुप में से जब भी दोनों पॉइंट सेलेक्ट होते हैं ना, वही एक कॉमन स्ट्रेट लाइन विच 4 आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, तो वो जिस सेम लाइन पे चारों लोग हैं, वो लाइन बार बार काउंट हो रही है। तो वो जो रिपीटेड काउंट हो रहा है उसको हमें हटाना पड़ेगा। सो -4C2। 4C2 का मतलब इन चारों में से हम 2 पॉइंट्स कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जितने तरीके से, वो हमने केसेस माइनस कर दिए। तो ये लाइन जो बार बार काउंट हो रही होगी, यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, ये आखिरी में +1 करना मत भूलना, क्योंकि भाई वो लाइन हम एक बार तो काउंट करेंगे ही ना। जैसे 4C2 की वैल्यू आती है 6, तो उस 6 का मतलब क्या पता है, जब 7 और 8 सिलेक्ट हुआ, 7 9 7 10 8 9 8 10 9 10, ये जो मैंने 6 केसेस आपको गिनाए हैं, 7 8 7 9 7 10 8 9 8 10 और 9 10, ये 6 केसेस जो काउंट होंगे, वो 6 की 6 केसेस जो हैं वो सेम एक ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो वो एक लाइन, वो जो लाइन बन रही है वो है तो एक स्ट्रेट लाइन ही ना, तो उसे एक बार तो काउंट करना ही है ना, बार बार काउंट नहीं करना है, बट एक बार तो काउंट करना ही है। तो ये हमने उसको, जो जितनी बार भी वो काउंट हो रही थी उस बार हटा दिया और फाइनली उसको सिर्फ एक बार काउंट करके छोड़ दिया। सो आंसर विल बी 10C2 - 4C2 + 1। ये तरीका मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। हालांकि आप इस डायग्राम के हिसाब से फिर अल्टरनेट ऐसे भी सोच सकते हो कि सर पहले इन 6 में से हम लोग कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट करके स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, ठीक है, फिर इन 6 में से एक और इन 4 के गैंग में से एक, तो 6C1 4C1 उसकी वजह से, और फिर इन चारों की मदद से जितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी उसको देख लेते हैं, जो कि एक ही बनेगी। सो 6C2 का मतलब इनकी मदद से आपस में जो बन रहे होंगे, ये 1 का मतलब ये चारों की मदद से जो स्ट्रेट लाइन बन रही होगी, एक कॉमन स्ट्रेट लाइन, और 6C1 4C1 का मतलब इधर से एक और इधर से एक। बट पर्सनली मैं ये फर्स्ट वाला मेथड प्रेफर करूंगा। एग्जैक्ट सेम वे में सेकंड पार्ट, कि कुछ नहीं होता मेरे को तो मैं बिंदास बोलता नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 10C3। अब लफड़ा कब हो रहा होगा, पंगा कब हो रहा होगा, जब ये कोलिनियर वालों में से इन 4 की गैंग में से हम 3 पॉइंट सेलेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि जब मैं 7 8 और 9 सेलेक्ट कर रहा हूं तो ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। जब 7 9 और 10 सेलेक्ट करूंगा ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4C3। जब इन चारों की गैंग में से 3 लोग सेलेक्ट हो रहे होंगे तो ट्रायंगल नहीं बन रहा होगा। अच्छा, इसमें +1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई केस बार बार काउंट हो रहा है। एक्चुअली जब वो कोलिनियर वाले में से हम लोग 3 उठा रहे हैं तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है तो मैं उसको क्यों काउंट करूं। तो इसलिए मैं वो सारे केसेस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये इस तरीके से। अच्छा, ये पंगा नहीं होगा जब 2 इधर से हम लोग उठा रहे हैं और एक इधर से उठा रहे हैं, तब भी ट्रायंगल बन जाएगी। पंगा सिर्फ तब होगा when all the 3 points are selected from this gang। और अल्टरनेट जो है, अल्टरनेट ऑफ कोर्स फिर वही है कि आप इन 6 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट सेलेक्ट करके ट्रायंगल बना लो, या तो आप इन 6 में से 2 और इन चारों में से एक सिलेक्ट करके बना लो, या फिर आप इन 6 में से एक और इनमें से 2 सेलेक्ट करके बना लो। बस वो वाला केस नहीं लेंगे जब इन चारों में से तीनों सेलेक्ट हो रहे हो, क्योंकि तब तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। सो फुली यू आर गेटिंग द पॉइंट। हालांकि मैं इसमें ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, ये आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच सकते हो, क्योंकि क्या ये इसकी भी फील दिलाता है कि जब मामला सही साइड चल रहा था तो हम ऐसे सॉल्व कर रहे थे, और कोलिनियर होने की वजह से क्या हो रहा है, बस हमें कुछ एक्स्ट्रा बातों का ध्यान रखना पड़ रहा है कि कौन से केस
So let us look at next problem. Next problem, consider 6 vertices of a regular hexagon and its center. So how many straight lines can be formed with these 7 points and how many triangles can be formed with these 7 points? तो उसमें हम लोग सोचते हैं, आइए कॉन्सेप्ट वही है जो हमने अभी डिस्कस किया। तो ये अपने हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन के 6 पॉइंट्स है और सेंटर जो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। तो हेक्सागन में, रेगुलर हेक्सागन में क्या रहता है, इस तरीके से हम लोग डायगोनल्स जो है या सेंटर को जोड़ के इन पॉइंट से इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइंस की। तो देखो मेरा वही बेसिक सा अप्रोच रहता है, 7 पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट लाइन बनानी है, एक स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए। सो 7C2 से मैं एक स्टार्ट ले लेता हूं कि भाई 7 में से मैं कोई भी 2 पॉइंट्स जब सिलेक्ट कर रहा हूंगा तब मुझे एक 2 पॉइंट का एक पेयर मिलेगा और उन पॉइंट के पेयर से मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगा। दिक्कत फिर उसके बाद तब होती है जब कोई कोलिनियर की गैंग बनने लग जाती है। अगेन, तो जब भी 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, तो जब उनमें से 2 पॉइंट्स एक साथ सिलेक्ट हो रहे होंगे तो वो स्ट्रेट लाइन बार बार काउंट हो रही होगी। तो यहाँ पे पंगा क्या हो रहा होगा, अब आप कोलिनियर ढूंढने की कोशिश करो। तो देखो ये जो पॉइंट्स हैं, ये 6 पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई भी कोलिनियर नहीं है आपस में। कोलिनियर सिर्फ ये सेंटर वाला ही पंगा करेगा। सो थिंक अबाउट द सेंटर, आप सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। तो सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन दोनों के साथ कोलिनियर है एक बार, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ये काउंट हो रही होगी 3 बार, जब ये दोनों सिलेक्ट हुए होंगे, या तो जब ये दोनों सिलेक्ट हुए होंगे, या फिर जब ये दोनों सिलेक्ट हुए होंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन 3 बार काउंट हो गई होगी। सिमिलरली ये वाला चीज, तो हमने इस स्ट्रेट लाइन की बात की, सिमिलरली ये भी 3 बार काउंट हो गई होगी और सिमिलरली ये भी 3 बार काउंट हो गई होगी। सो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से दैट वी कैन राइट लाइक दिस कि देयर आर 3 पेयर्स, या ये एक गैंग, ये दूसरी गैंग और ये तीसरी गैंग। तो माइनस कर रहा हूं मैं, 3 गैंग्स हैं ऐसी जो कोलिनियर है और उनमें से 3 में से कोई भी 2 सिलेक्ट करने के तरीके हैं 3C2। तो ये जो है ये बार बार काउंट हो रहा होगा। तो ये जो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल काउंट हो रहा है सब इसमें कवर्ड हो गया है। तो ये सब रिपीटेशन वाले केस हमने सब्ट्रैक्ट कर लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें एक बार तो काउंट करना ही है, तो एक एक बार तीनों को काउंट करेंगे तो +3 आ जाएगा। तो आंसर हम रिपोर्ट करेंगे इतना कुछ। अच्छा, आप चाहें तो आप इसको मैन्युअली भी सोच सकते हैं, मतलब ये नंबर क्या आ रहा है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये आ रहा है 3, 3 इंटू 3 9। तो ये जो हमने 9 सब्ट्रैक्ट किया, उस 9 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है, ये लाइन 3 बार काउंट हो गई होगी, ये लाइन 3 बार काउंट हो गई होगी और ये लाइन 3 बार काउंट हो गई होगी। तो ये 3 3 3 मतलब 9, ये वो 9 ये लिखा है कि 3 टाइम्स काउंट हो रही है ये तीनों लाइन। तो ये 9 वो वाला 9 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पर हमें एक बार तो काउंट करना ही था, तो वो 1 + 1 + 1 3 एक बार काउंट हो रहा है। तो इस तरीके से हम अप्रोच करेंगे इस प्रॉब्लम को। सो यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, कि अगर जिसको एकदम से इतना समझ में नहीं आता तो वो ऐसा कर सकता है कि सर ये तीनों कोलिनियर है तो इसकी वजह से एक 3C2 सब्ट्रैक्ट किया, पर एक बार तो काउंट करना ही है, तो ये +1। फिर ये तीनों कोलिनियर है तो इनकी वजह से एक बार 3C2 सब्ट्रैक्ट किया, पर एक बार तो काउंट करना ही है, एक बार तो वो काउंट होगा ही ना एक लाइन। और सिमिलरली ये तीनों एक बार हटाया और एक बार काउंट होगा। तो ये जो मैं बार बार लिख रहा हूँ ना 3 बार, इसी को इकट्ठा लिखा हुआ है, 3 टाइम्स ऑफ 3C2 और प्लस में 3। तो फाइनल आंसर हम इसका क्या देंगे, इसका फाइनल आंसर हम देंगे 7C2 होता है 21, ये -9 और ये +3। तो फाइनल आंसर जो है वो 15 हो जाएगा। तो ये हो गया अपना आंसर 15A पार्ट का। अच्छा, इसको ना हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 6C2 लिखा है, तो अब ये भी समझ सकते हो कि जो सेंटर है, मतलब हम सेंटर को इग्नोर करते हुए चले, अगर हम सेंटर को कंसिडर ही नहीं करें, सिर्फ इन 6 पॉइंट से मिलके भी हम 6C2 स्ट्रेट लाइंस बनाते तो भी अपना काम चल जाता। क्योंकि देखो जो ये स्ट्रेट लाइन पंगा कर रही है, तो वो इन दोनों की मदद से एक बार बन रही है, एक बार काउंट हो जा रही है। तो जब सेंटर आ रहा है तो सेंटर कभी भी अपनी वजह से एक नई स्ट्रेट लाइन नहीं लेके आ रहा। द पॉइंट इज, एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑल्सो पासेस थ्रू द 2 वर्टाइसेस। मतलब अपने क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं ये वाली लाइन ले रहा हूँ, तो ये लाइन इन दोनों की मदद से हम वैसे ही बना सकते हैं, चाहे अब सेंटर हो चाहे नहीं हो। तो आप ऐसे समझ सकते हो इस प्रॉब्लम को कि सेंटर अगर हम ले ही नहीं पिक्चर में, और तब भी अपना काम 6C2 से चल जाएगा।
खैर बट वो अप्रोच मैं नहीं प्रेफर करूंगा, मैं ये अप्रोच प्रेफर करूंगा, थोड़ा फील आता है। और ट्रायंगल के बारे में अगेन सेम, स्टार्ट रहेगा 7C3 से, तो ट्रायंगल में भी फिर कोलिनियर का पंगा। तो जब ये तीनों की गैंग में से हम उठा रहे होंगे तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा होगा, तो 3C3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये ट्रायंगल, ये कोलिनियर वालों की गैंग में से अगर हम उठा रहे होंगे तो 3C3 इसकी वजह से सब्ट्रैक्ट कर दिया, और कोलिनियर की वजह से ट्रायंगल नहीं बनता है, तो इसमें +1 करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो लिखा है एक्चुअली ये इसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो आंसर हम देंगे 7C3 - 3। मतलब any 3 points out of the 7 points you select and you subtract those cases when the points are becoming collinear, तो इसका आंसर हो जाएगा 7C3 - 3, that will be 35 - 3, that is 32। अच्छा, ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा फॉर द नॉलेज, क्वेश्चंस में लैंग्वेज में आ सकता है। 5 साइडेड पॉलीगन को हम पेंटागन कहते हैं, 6 साइडेड पॉलीगन को हम लोग हेप्टागन, हेप्टागन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी, या हेक्सागन होना चाहिए, इसे हम लोग हेक्सागन कहते हैं। 7 साइडेड वाले को हम लोग हेप्टागन कहते हैं, एंड 8 वाले को ऑक्टागन, एंड अकॉर्डिंगली 12 को डोडेकागन, और 15 को, ये थोड़ा सा लैंग्वेज यूज हो सकता है क्वेश्चंस में कभी, इसलिए आपको नॉलेज होना चाहिए। और 10 वाले को डेकागन, इस तरीके से डेकागन, फिर डो डेकागन, क्वाइन डेकागन, ये सब लैंग्वेज में चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अलग एक अच्छी प्रोफाइल है, अच्छी वैरायटी है। 8 straight lines and 6 circles are in a plane. What are the maximum number of their intersection points? तो देखो अब समझना, यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड का एक सिग्निफिकेंस है। जैसे 8 स्ट्रेट लाइंस हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी यहाँ जा सकती है, तो यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ देयर आर लॉट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ओके, सो ऐसा भी हो सकता है कि कोई लाइन पहले दो के साथ कॉन्करेंट हो जाए, यहाँ कॉमन बना दे, यहाँ कोई लाइन यहाँ से निकल जाए, यहाँ कोई दो लाइन पैरेलल हो जाए, इंटरसेक्ट ही ना करें। बट मैक्सिमम वर्ड इंप्लाइज कि हम चाहेंगे कि कोई भी दो पैरेलल भी ना हो, कॉन्करेंट भी ना हो, सब ऐसे दूर दूर अलग से बढ़िया आराम आराम से जा रही हूँ, एवरी वन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, अच्छे से, है ना, तो एक अच्छा इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यही है कि स्ट्रेट लाइंस कितने तरीके से इंटरसेक्ट करती है। 2 स्ट्रेट लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट मैक्स एट वन सिंगल पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब 2 स्ट्रेट लाइंस जो है वो मैक्सिमम एक, अच्छा एक चीज यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे एक लैंग्वेज और होनी चाहिए, 8 डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस एंड 6 डिस्टिंक्ट सर्कल्स। नहीं तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ये सेक्शन, ठीक है, तो इनफाइनाइट कोई आंसर नहीं हो सकता। तो एक्चुअली जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी मेंशन रहता है तो आप डिस्टिंक्ट मान के ही चला करो। हालांकि वो मेंशन कभी कभी हो भी सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, बट हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के रिस्पेक्ट में जब बात कर रहे हैं तो वो डिस्टिंक्ट के हिसाब से ही अपने को करवाना चाहता है। खैर हम लोग अभी मेंशन कर लेते हैं 8 डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस एंड 6 डिस्टिंक्ट सर्कल्स इन अ प्लेन। तो दो स्ट्रेट लाइंस या तो पैरेलल होंगी या इस तरीके से इंटरसेक्टिंग होगी, तो एक ही जगह इंटरसेक्ट कर सकती है मैक्सिमम। सेम सिनेरियो सर्कल के लिए, आप लोग सर्कल चैप्टर पढ़ चुके हो, तो एक सर्कल इधर है, दूसरा सर्कल इधर है, तो अभी ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। फिर हो सकता है दोनों को एक जगह वो लोग टच करें, हो सकता है वो दो जगह कट करें एक दूसरे को, फिर ऐसे अंदर से टचिंग होती है, और एक होता है एक के अंदर दूसरा। मैक्सिमम वर्ड का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा आपको मीट करवाना है। अब ये मत बोलना सर एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल ओवरलैप करवा देते हैं, हम लोग डिस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं। सो दो सर्कल्स जो है मैक्सिमम दो जगह कट कर सकते हैं। अब जब तीसरा सर्कल आएगा तो तीसरा सर्कल ऐसे आ सकता है ना, तो इसको यहाँ और यहाँ काटा और इसको यहाँ, तो इन शॉर्ट द कॉन्सेप्ट इज 2 सर्कल्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर एट मैक्स 2 पॉइंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब आप डायग्राम से जाओगे तो खिचड़ी हो जाएगी। 8 स्ट्रेट लाइंस बनाओगे, फिर ऐसा 6 सर्कल बनाओगे, फिर काउंट करोगे कौन कौन कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इट विल बी वेरी टफ। सॉरी, वैसे भी हम पीएनसी सीखने आए हैं, तो हम लोग एनसीआर का एप्लीकेशन सीख रहे हैं। सो व्हाट वी विल डू इज, फर्स्ट वी विल फोकस ऑन स्ट्रेट लाइन के आपस में इंटरसेक्शन। तो 8C2 से हमने दो स्ट्रेट लाइन सिलेक्ट कर ली, उनकी वजह से हमें मैक्सिमम एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकता है, तो 8C2 मल्टीप्लाइड बाय 1। सेकेंड पॉसिबिलिटी प्लस सेकेंड केस, 6 सर्कल्स में से हमने दो सर्कल सिलेक्ट कर लिए,
हम मैक्सिमम केस की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम हमें उनकी वजह से 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो ये उसकी वजह से 6c2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस एक स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल भी हो सकता था। तो 8c1 से हमने एक स्ट्रेट लाइन ले ली, और 8c1 से हमने एक स्ट्रेट लाइन ले ली, और 6c1 से हमने एक सर्कल ले लिया। अच्छा, एक स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल कैसे कैसे हो सकते हैं? दूर दूर से चला जाए, टेंजेंट हो जाए 1 पॉइंट पे मीट करे, या सीकेंट हो जाए 2 पॉइंट पे मीट करे। क्योंकि हम मैक्सिमम चाहते तो हम सीकेंट बनवा देंगे उसको। 8c1 इंटू 6c1 इंटू 2। तो कॉन्सेप्ट क्या है? स्ट्रेट लाइन के आपस में इंटरसेक्शन मैक्सिमम इंटरसेक्शन, सर्कल सर्कल के आपस में इंटरसेक्शन मैक्सिमम इंटरसेक्शन, और स्ट्रेट लाइन और सर्कल के मिक्सचर वाले। सॉरी। तो आप ऐसे ही इसको ट्राई कर सकते हैं, और इसी में एक और अच्छा प्रोफाइल बन सकता है जब मैं पैराबोला भी लेके आ जाऊं सपोज। तो पैराबोला के बारे में आप सोचिए, दो क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, काम करते हैं, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देयर आर 4 स्ट्रेट लाइंस, 3 सर्कल्स एंड 2 पैराबोलास इन अ प्लेन, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैक्सिमम, और ऑफ कोर्स हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। देयर आर 4 डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस, 3 डिस्टिंक्ट सर्कल्स एंड 2 डिस्टिंक्ट पैराबोलास। मेंशन नहीं रहेगा, वरना क्वेश्चन मतलब अगर ओवरलैपिंग हो गया तो फिर क्वेश्चन पूछने का मतलब ही नहीं रह जाता, फिर तो पीएनसीएम क्या ही खेल रहे हैं उसमें, फिर इन्फाइनिटी हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें, आप डिस्टिंक्ट मान के चलिए सर्कल्स और स्ट्रेट लाइंस को। सो नाउ हमने स्ट्रेट लाइन की बात की, सर्कल की बात की, पैराबोला की बात करते हैं। देखो पैराबोला जो होता है, एक पैराबोला जो है स्ट्रेट लाइन के साथ तो वही बिहेवियर रहता है। आपने हालांकि पैराबोला चैप्टर पढ़ा नहीं है, बट अब एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पैराबोला स्ट्रेट लाइन के साथ ऐसे दूर दूर से जा सकता है, टेंजेंट बन के टच करके भी जा सकता है, या ऐसे काट के भी जा सकता है। सो पैराबोला और स्ट्रेट लाइन का मैक्सिमम 2 ही इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं। फिर अब बात करते हैं हम लोग पैराबोला की सर्कल के साथ। तो पैराबोला का सर्कल के साथ आप लोग ऐसे इमेजिन कर, एक तो दूर दूर ले लिया, नो इंटरसेक्शन, या फिर ऐसे टच करवा दिया तो 1 कॉमन पॉइंट, या आप लोग ऐसे इमेजिन कर रहे होंगे 2 इंटरसेक्शन। बट ट्रूली स्पीकिंग पैराबोला का सर्कल के साथ ना एक्चुअली 4 इंटरसेक्शन होते हैं मैक्सिमम। सर्कल जो होता है वो इस टाइप से भी हो सकता है। अब मैं एक मिनट में पहले सर्कल बना लेता हूँ। तो ये अपना सर्कल, पैराबोला जो है उस टाइप से हो सकता है। तो यह पैराबोला चैप्टर में पढ़ोगे। एज ऑफ नाउ मैं आपको बताता हूँ, 1 पैराबोला एंड 1 सर्कल कैन इंटरसेक्ट एट मैक्स 4 पॉइंट्स। पैराबोला और सर्कल के 4 मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो सकते हैं। और पैराबोला के आपस में कितने होते हैं? तो आप लोग एक ऐसा बनाओगे, सोचोगे सर यहाँ तो 2 ही हो रहे हैं। तो पैराबोला और पैराबोला के भी आपस में 4 इंटरसेक्शन हो सकते हैं। आप ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला ले लो और ओपनिंग राइटवर्ड्स पैराबोला ले लो। तो ये ओपनिंग अपवर्ड्स एक पैराबोला हो गया, एक ओपनिंग राइटवर्ड्स पैराबोला हो गया। तो इस तरीके से इनके भी 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज 2 पैराबोलास कैन इंटरसेक्ट एट मैक्सिमम 4 पॉइंट्स, 1 पैराबोला 1 सर्कल कैन इंटरसेक्ट एट मैक्सिमम 4 पॉइंट्स, और 1 पैराबोला 1 स्ट्रेट लाइन कैन इंटरसेक्ट एट मैक्सिमम 2 पॉइंट्स। बाकी वही जो पुराने क्वेश्चन में था। तो 4c2 ये मैंने क्या किया, स्ट्रेट लाइन को आपस में भिड़वा दिया एक तरीके से, सर्कल को आपस में 2 सर्कल सेलेक्ट करके उन सर्कल की वजह से 2 इंटरसेक्टिंग केसेस हमको ट्रीट करने हैं मैक्सिमम इंटरसेक्शन ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। तो स्ट्रेट लाइन के आपस में, सर्कल के आपस में 2 मिलेंगे 2 सर्कल्स की वजह से, पैराबोला के आपस में। तो 2 पैराबोला हमने सेलेक्ट कर लिए, 2 ही थे तो 2c2, तरीका एक ही होगा, वो आपस में 4 जगह मीट कर जाएंगे, ऐसे 4 जगह। उसके बाद फिर हम लोग आपस में उनको खेल खिलवाएंगे कि एक स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल लेके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उनकी वजह से 2 इंटरसेक्शन आएंगे। 4c1 3c1 से एक उठा लिया स्ट्रेट लाइन सर्कल और 2 जगह इंटरसेक्ट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, हम सर्कल और पैराबोला को इंटरसेक्ट करवाएंगे। तो ये एक सर्कल उठाया, एक पैराबोला उठाया, मैक्सिमम 4 जगह आएगा वो। हमने बात की थी ना, ये पैराबोला और ये सर्कल, इस टाइप से सर्कल और ये पैराबोला। और फिर हम क्या करेंगे फाइनली, एक पैराबोला और स्ट्रेट लाइन का। तो ये हमने पैराबोला उठाया, ये हमने स्ट्रेट लाइन उठाया, और पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के 2 इंटरसेक्शन हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर विल बी समथिंग ऑफ दिस फॉर्मेट। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं अपने एनसीआर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ कॉन्वेक्स ऑक्टागन हाउ मेनी मैक्सिमम इंटीरियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स आर पॉसिबल। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा, ये थोड़ा सा फील कम आता है इसमें।
तो कॉन्वेक्स का मतलब है ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। तो एक ऑक्टागन है अगर, तो उसमें कितने मैक्सिमम इंटीरियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे डायगोनल्स के। तो देखो होता क्या है, जैसे ऑक्टागन, हमने एक ऑक्टागन की बात की सपोज, तो हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं अगर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, तो डायगोनल्स के, तो हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दो डायगोनल्स चाहिए और दो डायगोनल्स के लिए हमें 4 पॉइंट्स लगेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें 4 पॉइंट्स सिलेक्ट करने हैं। तो 8C4 तरीके से, हम 8C4 तरीके से इन पॉइंट्स की मदद से, इन 8 पॉइंट्स हैं जो ऑक्टागन के, उसमें से हम कोई भी 4 पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मज़ेदार बात यह है कि जितने भी तरीके से आप इन चारों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो ना, उसके करस्पॉन्डिंग क्या सिनेरियो बन रहा होगा आप ये सोचो। जैसे सपोज मैंने ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, और सपोज मैंने ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, तो अब इनकी मदद से स्ट्रेट लाइंस तो बहुत सारी बन रही होंगी। जैसे एक स्ट्रेट लाइन ये बन रही होगी, एक स्ट्रेट लाइन ये बन रही होगी, एक ये बन रही होगी, एक ऐसी बन रही होगी, एक यूं बन रही होगी और एक यूं बन रही होगी। तो 4 पॉइंट्स है ना, तो 4C2, 6 स्ट्रेट लाइंस बन रही होंगी। बट उन 6 स्ट्रेट लाइंस में से जो डायगोनल्स होंगे और जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे इंटीरियर, ऑक्टागन के अंदर इंटरसेक्ट करेंगे, वो एक ही जगह कर पाएंगे। आप डायग्राम में देख सकते हो, क्योंकि देखो जो ये वाली डायगोनल है और जो ये वाली डायगोनल है, वो अंदर नहीं मीट कर रही, वो एक्सटेंड करके बाहर मीट कर रही होंगी। और सिमिलरली जो ये है और जो ये है, ये इधर बाहर कहीं मीट कर रही हैं। तो हो क्या रहा है, जो 4 पॉइंट्स सिलेक्ट हुए हैं ना, उसमें से जिगजैग क्रॉस वाले, मतलब ये और इसके सामने वाला, ये और इसके सामने वाला, उनसे मिलके जो डायगोनल बन रही होगी, मतलब ये मैं कलर एक ये ले लेता हूँ लेट से, हाँ, ये जो एक डायगोनल बन रही होगी क्रॉस वाले पॉइंट्स की, ये जो डायगोनल बन रही होगी, इनकी वजह से एक पॉइंट आएगा और बाकी इंटीरियर पॉइंट आएगा। पॉइंट इज इंटीरियर, और कोई नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए हमने 8C4 से एक 4 पॉइंट्स का हमने ग्रुप सेलेक्ट किया। उस ग्रुप की वजह से एक ही पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटीरियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो कंट्रीब्यूट होगा। आप कोई भी 4 लो, जैसे ये डायग्राम में हमने ये 4 लिए हुए, तो इसमें भी क्या हो रहा होगा, जो इन दोनों की मदद से लाइन बन रही है और जो इन दोनों की मदद से लाइन बन रही है, वो इंटरसेक्ट अंदर नहीं बाहर करेगी। हमेशा होगा क्या, ये क्रिस क्रॉस वाले, इस आमने सामने वाले जो हैं, उनकी वजह से डायगोनल आएगी। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक डाउट ये भी आएगा, तो सर जैसे ये दोनों की वजह से यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, वैसे हो सकता था कि जब हमने कोई दूसरे 4 पॉइंट्स लिए होते हैं, लेट से ये और सपोज ये वाला और ये वाला लिया होता, तो इनकी मदद से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे बन रहा होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो पिछले वाले 4 की मदद से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा होगा वो सेम भी तो हो सकता है। तो अब यहाँ पे बात वही आ जाती है कि मैक्सिमम वर्ड का ये इंपॉर्टेंस है कि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले, तो वो वाले केसेस एक्चुअली अपने फेवर में नहीं आ रहे होंगे। मतलब हमारे लिए एक ऐसा, हम लोग एकदम मैक्सिमम सिनेरियो की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम चाहते हैं इंटीरियर, तो वो वाला केस जो है वो अपना फेवरेबल नहीं रहा होगा। अपना ऑक्टागन ही कुछ इस तरीके से बनेगा कि वो कभी सेम नहीं आएंगे। सो इन शॉर्ट, एक पॉइंट ऑफ इंटीरियर, एक इंटीरियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स के लिए हमें दो डायगोनल चाहिए, दो डायगोनल के लिए हमें 4 पॉइंट्स चाहिए थे, तो हमने 8C4 से 4 पॉइंट सिलेक्ट किए। 4 पॉइंट सिलेक्ट करके हमने एनालिसिस किया कि 4 पॉइंट्स की मदद से, कोई भी 4 पॉइंट्स की मदद से हमने एनालाइज किया कि भाई जो 4 पॉइंट्स हैं वो आपस में 6 लाइंस बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो उन 6 लाइंस में से 2 क्रिस क्रॉस वाली डायगोनल्स जो है वो एक ही बार अंदर इंटरसेक्ट कर रही है। सो फॉर एवरी group of 4 points we only have one interior point of intersection. So next let us look at another geometrical problem. 6 parallel lines which are cut by another set of 5 parallel lines. So how many number of parallelograms can be constructed? तो देखिए 6 पैरेलल लाइन से मतलब एक ऐसा सेट है कुछ 6 पैरेलल लाइंस का, और सिमिलरली 5 अनदर पेयर लाइंस है। तो ये पैरेलल लाइंस 1 2 3 4 और एक डेट से यहाँ ले लेते हैं 5। तो ये इस तरीके का कुछ ज्योमेट्री है अपने पास, और कितने पैरेललोग्राम बन सकते हैं। अब आप सोचिए कि पैरेललोग्राम बेसिकली बनता कैसे है। तो इफ वी हैव लेट्स से 6 such lines and 5
मैं हॉरिजॉन्टल बना लेता हूँ इनको, 4 एंड दिस इज 5। तो एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए बेसिकली जैसे हम ये पैरेललोग्राम सोच सकते हैं यहाँ पे, वन सच पैरेललोग्राम, और लेट से वी कैन थिंक ऑफ लाइक दिस वन सच पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए बेसिकली हमें चाहिए क्या इस डायग्राम में से, हमारे पास जो ये 6 लाइंस हैं इसमें से हमें 2 लाइंस चाहिए होंगी। ये 2 लाइन भी हो सकती हैं, या ये 2 लाइन भी हो सकती हैं, या लेट से ये 2 लाइन भी हो सकती है। तो वी नीड 2 लाइंस फ्रॉम दिस सेट, और ये वाले जो लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल वाले, इसमें से भी वी नीड 2 लाइंस। तो जैसे मैं सपोज मैं ये 2 लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और लेट सपोज ये वाली और ये वाली लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसकी मदद से जो पैरेललोग्राम बन के निकल के आएगा वो ये वाला पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब सपोज हॉरिजॉन्टल में आपने ये 2 लाइन सेलेक्ट की होती है अगर, तो जो पैरेललोग्राम निकल के आता वो ये निकल के आता। सो इन शॉर्ट इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन या इस टाइप के ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका ये बैठता है कि पहले सेट में से आप कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट कर लो 6C2, करस्पॉन्डिंग टू दैट आप दूसरे सेट में से कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट कर लो 5C2। तो जितने तरीके से आप ये लाइंस सेलेक्ट कर सकते हो, फॉर दिस कॉम्बिनेशन देयर विल बी वन पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्टेड। तो आंसर हो जाएगा 6C2 मल्टीप्लाइड बाय 5C2 मल्टीप्लाइड बाय 1। इन जनरल, if there are m parallel lines and there are another set of n parallel lines, then number of parallelograms will be in general mc2 multiplied by nc2 multiplied by 1। तो इतने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। अब सेम बात हम लोग रेक्टेंगल्स के लिए भी कर सकते हैं, उसमें बस ये है कि परपेंडिकुलर लाइंस होनी चाहिए। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑन अ चेस बोर्ड। जो अपना चेस बोर्ड होता है उसमें कितने रेक्टेंगल्स होते हैं। तो देखिए पहले चेस बोर्ड का कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए कि चेस बोर्ड पे एक्चुअली होता क्या है। तो चेस बोर्ड पे अगर हम चेस बोर्ड को कंस्ट्रक्ट कर लें, जैसे मैं ये सेंटर से बना लेता हूँ, तो 1 2 3 सेंटर की 4, फिर ये 5 6 7, इस तरीके से चेस बोर्ड जो रहता है वो कंस्ट्रक्टेड रहता है। तो जल्दबाजी में आप जवाब 8C2 मल्टीप्लाइड बाई 8C2 मत दे देना, आप ये समझो पहले कितने लाइंस हैं। तो ये पहली हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो 8 क्रॉस 8 का डायमेंशन रहता है, तो लाइंस एक्चुअली 9 रहती है। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ। तो 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, और ये खाने 8 बनते हैं। ये जो पैरेलल लाइंस जो है, कंसेक्यूटिव पैरेलल लाइंस के बीच में जो गैप रहते हैं, ये 8 बॉक्सेस बनते हैं, पर लाइंस 9 रहती है। तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। एग्जैक्ट सेम वे में फर्स्ट वर्टिकल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, देयर विल बी 9 वर्टिकल लाइंस। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा सेम। आप कोई भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लो। सपोज मैंने ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, और मैंने ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, और वर्टिकल में सपोज मैंने ये वर्टिकल लाइन ले ली और ये वर्टिकल ले ली, तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा उन चारों की मदद से। अगर मैं वर्टिकल में ये दोनों वर्टिकल लाइन ले लेता तो भी एक रेक्टेंगल बन जाता। अच्छा, यहाँ पे भी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो ध्यान देना, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। तो जब ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमसे पूछा जा रहा है, तो इसमें स्क्वायर्स भी काउंट हो जाएंगे, रेक्टेंगल्स भी काउंट हो जाएंगे। तो ऐसा मतलब कुछ है नहीं कि वो सर स्क्वायर रखना है कि नहीं रखना है। तो अगर बोलता है इन जनरल रेक्टेंगल, तो वो रेक्टेंगल में दोनों बातें हो जाएगी, स्क्वायर्स भी आएंगे और जो बिना स्क्वायर वाले रेक्टेंगल है वो भी आएंगे। हाँ, उसको एक्सप्लिसिटली अगर पूछना हो तो क्वेश्चन ऐसे मेंशन कर देगा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर। तो उसमें क्या है, आपको ये आंसर में से दूसरा वाला आंसर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हालांकि हमने अभी स्क्वायर निकालना सीखा नहीं है, तो वो हम आगे बात करेंगे। बट एज ऑफ नाउ सिर्फ हम रेक्टेंगल, जैसे पैरेललोग्राम में कुछ रोम्बस भी आए होंगे, एवरी रोम्बस इज आल्सो पैरेललोग्राम, तो वो उस टाइप की बातें हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसका देख लेते हैं, इजी वाला। तो 9C2 से हमने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट की, 9C2 से हमने 2 वर्टिकल लाइन सेलेक्ट की, एंड फॉर दैट कॉम्बिनेशन देयर विल बी वन रेक्टेंगल। तो सपोज आपने ये दोनों लाइंस सेलेक्ट कर ली, और वर्टिकल में लेट से यही से दोनों सेलेक्ट कर ली, तो ये अपना रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इस तरीके से हर कॉम्बिनेशन के लिए एक एक रेक्टेंगल बन सकता है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, जैसे पैरेललोग्राम वाला कॉन्सेप्ट था वैसे ही रेक्टेंगल्स वाला। नाउ दिस 1296
इसमें से कुछ ऐसे रेक्टेंगल्स होंगे जो स्क्वायर होंगे और कुछ ऐसे रेक्टेंगल्स होंगे विच विल नॉट बी स्क्वायर। तो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन दोस क्या कहते हैं, दोस रेक्टेंगल्स विच आर स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑन अ चेस बोर्ड। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और प्लीज जल्दबाजी में आप लोग आंसर 64 मत दे देना, ठीक है, अपन छोटे बच्चे नहीं है अब। नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑन अ चेस बोर्ड 64 जो आप लोग जवाब देते हो वो आप ये सोच के देते हो कि छोटे छोटे स्क्वायर 1 क्रॉस 1 डायमेंशन के स्क्वायर की बात कर रहे हो आप। ये जो मैं इतना ही बना लेता हूँ सिर्फ, बाकी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो छोटा स्क्वायर है 1 क्रॉस 1 डायमेंशन का मतलब, लेट सपोज अगर मैं मान लेता हूँ कि ये सपोज दिस इज ऑफ 8 सेंटीमीटर्स और लेट से ये भी 8 सेंटीमीटर का है सपोज। तो ये 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर का जो एक छोटा सा स्क्वायर बनेगा, ऐसे 64 स्क्वायर्स होंगे, ठीक है। बट अलग अलग डायमेंशन के स्क्वायर्स भी तो हो सकते हैं। सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट। तो अब हम लोग सिस्टमैटिकली चालू करते हैं, ठीक है। हाउ डू वी काउंट देम? तो आंसर देख के आप थोड़ा सा एक्साइटेड मत हो जाना, पहले आप उसको समझो लॉजिक को। सो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, ठीक है। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, सोच के जवाब देना, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर ऑन अ चेस बोर्ड विच आर ऑफ द डायमेंशन 8 क्रॉस 8? 8 क्रॉस 8 मतलब अगर मैं इसको 8 सेंटीमीटर मान लेता हूँ और इसको भी 8 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, लेट से ईच छोटा छोटा बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर टाइप का साइड लेंथ का, तो 8 क्रॉस 8 के कितने स्क्वायर्स होंगे? तो आपका जवाब क्या होगा? सर 8 क्रॉस 8 का तो एक ही स्क्वायर बना पाएंगे हम जब हम लोग बाउंड्रीज, जब हम लोग बाउंड्रीज वाले सिलेक्ट करेंगे, जब ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन और जब ये दो वर्टिकल लाइन सिलेक्ट की गई होगी, तो ये जो बड़ा स्क्वायर बनेगा ये 8 क्रॉस 8 का बनेगा। तो 8 क्रॉस 8 का एक ही स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अब 7 क्रॉस 7 डायमेंशन छोटी करते जाते हैं, हाईएस्ट 8 क्रॉस 8 बन सकता था। 7 क्रॉस 7 मतलब 49 स्क्वायर यूनिट्स या 49 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर यूनिट्स का एरिया का कितने स्क्वायर बन सकते हैं? तो अब आप सिस्टमैटिकली सोचो, आपके दिमाग में आएगा सर फर्स्ट स्क्वायर कैन विच कैन बी थॉट ऑफ इज दिस। हम लोग क्या करते हैं, कोने में से एक एक डब्बा कम कर देते हैं। दिस इज फर्स्ट सच स्क्वायर विच इज ऑफ 7 क्रॉस 7 डायमेंशन, ये 7 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। वन सच स्क्वायर इज दिस। फिर हम थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं राइट में। सेकेंड स्क्वायर क्या होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, सेकेंड स्क्वायर होगा ये यहां से लेके यहां तक वाला। दिस इज सेकेंड स्क्वायर विच इज ऑफ 7 क्रॉस 7 यूनिट, करेक्ट। क्या हम और शिफ्ट कर सकते हैं क्या राइट में, यहां से स्टार्ट करके इधर? नहीं, क्योंकि इधर खत्म हो गई है बाउंड्री, तो इधर से दो ही बने। अब इस पूरे ढांचे को एक यूनिट नीचे खसका देते हैं, मीनिंग नाउ थिंक ऑफ दिस स्क्वायर, यहां से ये वाला। तो ये थर्ड सच स्क्वायर 7 क्रॉस 7 का, और फिर इसी ढांचे को हम लोग 1 यूनिट राइट में खसका देते हैं। तो फोर्थ विल बी दिस, जैसा हमने ऊपर किया था। तो दिस इज अनदर 7 क्रॉस 7, इसके अलावा तो नहीं बनेगा। सो फार द डिस्कशन कंक्लूड्स दैट 7 क्रॉस 7 के 4 स्क्वायर बनेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू अनदर छोटा स्क्वायर 6 क्रॉस 6 के। आप सोचिए, तो आप पैटर्न समझना, पैटर्न पकड़ने की कोशिश करना। तो 6 क्रॉस 6 क्या होगा, यहां से लेके नीचे से हम 2 यूनिट छोड़ देंगे, राइट से भी हम 2 यूनिट छोड़ देंगे। सो दिस इज 6 क्रॉस 6 का फर्स्ट स्क्वायर। अब इसी को हम लोग राइट में अगर शिफ्ट करें तो ये 6 क्रॉस 6 का दूसरा स्क्वायर बन जाएगा ऐसे। फिर इसको और राइट में शिफ्ट करें तो 6 क्रॉस 6 का ये तीसरा स्क्वायर बन जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग द फील ऑफ द प्रॉब्लम। क्या इसको हम और राइट में खसका सकते हैं क्या, कुछ ऐसा? नहीं, यहाँ पे खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमें ऐसे 3 स्क्वायर मिले। अब वापस स्विच बैक कीजिए और इसी ढांचे को एक यूनिट नीचे खसका दो। तो अब क्या होगा, एक यूनिट नीचे खसकाने का मतलब अब मैं यहां से चालू करूंगा। तो ये 6 क्रॉस 6 का पहला, देन सेम कलर कोड लेके चलता हूं मैं। तो ये 6 क्रॉस 6 का एक और फिर से इस वाले रो में, और फिर और खसकाएंगे। तो ये 6 क्रॉस 6 का तीसरा, और आगे नहीं खसका सकता मैं। चलो, तो 3 पहले गिने हमने, 3 ये वाले, और पीछे फिर और नीचे उतरते हैं हम लोग। तो ये एक, दिस इज सेकेंड अनदर, और ये थर्ड। सो होपफुली यू आर गेटिंग द पैटर्न।
तो इसमें क्या होगा 9. So if you are following the discussion, you can easily say that, okay sir, this means now 5 क्रॉस 5 के लिए क्या होगा, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इतना हम लोग पकड़ के स्टार्ट कर लेंगे. लेट मी इरेज दिस फर्स्ट. सो 5 ये हो गया 9. 5 क्रॉस 5 के लिए सर हम लोग मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये कितने 5 है, हाँ दिस इज 5 एंड दिस इज 5. तो ऐसे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से एंड देन वी विल कीप ऑन शिफ्टिंग इट. तो 1 मतलब यहाँ खत्म हुआ 1 2 3 4, देन इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे. तो यहाँ इसके लिए भी 1 2 3 4, इसके लिए भी 1 2 3 4, इसके लिए भी 1 2 3 4. सो दैट विल बी 4 क्रॉस 4. तो सिमिलरली दिस पैटर्न विल कंटिन्यू 16 एंड सो ऑन. तो 8 क्रॉस 8 की वजह से हमें एक स्क्वायर मिलेगा, 7 क्रॉस 7 की वजह से हमें 2 स्क्वायर मिलेंगे. फिर दिस इज 8 क्रॉस 8, दिस इज 7 क्रॉस 7, दिस इज 6 क्रॉस 6 एंड सो ऑन. और जो आपने शुरुआत में आंसर सोचा होगा 64, तो वो 64 पे ये पैटर्न जाके खत्म होगा. जब हम 1 क्रॉस 1 पे पहुंचेंगे तो वो 8 स्क्वायर 64 बन जाएगा. तो 4 क्रॉस 4 के 25, देन 36, देन 49 एंड फाइनली 1 क्रॉस 1 के 64 जो 8 स्क्वायर रहते हैं. तो उसमें हम लोग क्या यहाँ से स्टार्ट करेंगे और शिफ्ट करते जाएंगे. दैट विल बी शिफ्टेड 8 टाइम्स. फिर नीचे मतलब इस रो की वजह से 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 8 टाइम्स. तो 8 into 8 64. So you know the formula of sum of squares of first n natural number, n plus 1, 2n plus 1 by 6. So that's why I have arranged it like this. So 8 9 17 by 6, which turns out to be 204. So if you ask me how many rectangles are there on a chessboard, my answer will be 1296. How many squares are there on a chessboard? My answer will be 204. And someone can ask like this also, how many rectangles are there on a chessboard which are not square? Means rectangles which are not square. So you will subtract the answers. तो उसमें आप subtract करके आंसर देंगे 1092. तो इफ नथिंग इज मेंशन, रेक्टेंगल का मतलब है उसमें स्क्वायर भी काउंट हो जाते हैं. तो अपना सॉल्व करने का तरीका ही ऐसा है, इट ऑटोमेटिकली टेक्स केयर कि स्क्वायर भी काउंट हो जाए. अच्छा, सेम टाइप का क्वेश्चन अपना रोम्बस के लिए भी बन सकता है. मीनिंग ऐसे चेस बोर्ड थोड़ा सा आप टिल्टेड इमेजिन कर लो. मीनिंग देयर आर 9 पैरेलल लाइंस. सपोज मैं अगर यही क्वेश्चन रोम्बस के लिए पूछना चाहता तो मैं कैसे पूछता. तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन पूछता कि देयर आर 9 पैरेलल लाइंस जिसमें कंसेक्यूटिव लाइंस जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस पे. सो देयर आर 9 पैरेलल लाइंस लाइक दिस एंड कंसेक्यूटिव लाइंस आर इक्वी डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंसेस जो हैं इन दोनों के बीच में सेम है. एंड देयर आर अनदर सेट ऑफ 9 पैरेलल लाइंस व्हिच आर अगेन इक्वी डिस्टेंट कंसेक्यूटिव वाले. तो ऐसा समझ लो कि चेस बोर्ड थोड़ा सा टिल्ट हो गया है. एंड आई कैन आस्क नंबर ऑफ रोम्बस इन दिस फिगर. सो कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा ना. जैसे हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम काउंट किए थे वैसे हमने रेक्टेंगल काउंट किए हैं. तो जैसे यहाँ पे हमने स्क्वायर्स काउंट किए ना, वैसे ही यहाँ पे वो डायमेंशन जैसे 2 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 3 का, ऐसे डायमेंशन बना के, तो उसमें आंसर सेम यही रहेगा 204 नंबर ऑफ रोम्बस के लिए. सो दिस इज अनदर ज्योमेट्रिकल वर्जन ऑफ एनसीआर का एप्लीकेशन चल रहा है. अब इसमें अलग अलग वेराइटी बन सकती है, तो वो कॉमन सेंस से आप यूज करना. जैसे मैं एक क्वेश्चन ये ले लेता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑन द चेस बोर्ड कंटेनिंग दिस पर्टिकुलर डॉट इनसाइड इट. तो लेट से एक अपना किंग है, ये किंग को यहाँ पे हमने बिठा दिया है, किंग इस पोजीशन पे बैठा हुआ है. नाउ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हम बात कर चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स है 204. तो 204 में से ऐसे कितने स्क्वायर्स हैं जो जिसके अंदर होगा ये डॉट, विच विल कंटेन दिस डॉट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक इस स्क्वायर की बात करूं, तो ये वाला स्क्वायर जो है, ये वाला स्क्वायर के अंदर है ये डॉट, बट इस स्क्वायर के अंदर नहीं है. सो व्हाट शुड बी द लाइन ऑफ थिंकिंग, थॉट प्रोसेस जो होना चाहिए वो बिल्कुल सेम डायमेंशन से आप स्टार्ट करो. यू डोंट थिंक ऑफ स्क्वायर्स डायरेक्टली. आप सोचो कि 8 क्रॉस 8 के टोटल कितने स्क्वायर्स होते हैं. सो 8 क्रॉस 8 का एक ही स्क्वायर होता है. क्या ये डॉट उस स्क्वायर के अंदर है? यस. तो ये हमने वो एक स्क्वायर काउंट कर दिया. 7 क्रॉस 7 के टोटल ये हमने अभी ये लिखा था ना जब हम सॉल्व कर रहे थे, ये 8 क्रॉस 8 वाले हैं, ये 7 क्रॉस 7 वाले हैं, ये 6 क्रॉस 6 वाले हैं, 5. तो इस तरीके से हम लोग सोचते हैं. सो 8 क्रॉस 8 का एक ही स्क्वायर होता है और उसके अंदर ये डॉट है. 7 क्रॉस 7 के 4 स्क्वायर हमने गिने थे, एक ये वाला,
फिर एक ये वाला, फिर नीचे शिफ्ट करा था हमने, थर्ड इज दिस, फोर्थ इज दिस, तो इसके अंदर भी है, तो ये चारों स्क्वायर भी हम गिनेंगे। सिमिलरली 6x6 के लिए भी आप गिन सकते हो, सिमिलरली 5x5 के लिए। तो 5x5 तक के मामला बराबर चलेगा। 5x5 या उसके ऊपर डायमेंशन वाले हर स्क्वायर के अंदर ही रहेगा ये डॉट। नाउ 4x4 से क्या होगा, 4x4 से थोड़ी कहानी बदल जाएगी, बिकॉज 4x4 वाले स्क्वायर यहां से स्टार्ट होते हैं। सो दिस 4x4 स्क्वायर डज नॉट कंटेन द डॉट। अगेन दिस 4x4 स्क्वायर डज नॉट कंटेन द डॉट। तो इसीलिए अब हम थोड़ा रिवर्स चालू करते हैं। हमने ये गिन लिया, अब 4x4 से ना स्टार्ट करते हुए अब आप 1x1 से सोचो और पैटर्न पकड़ो। तो 1x1 के टोटल कितने स्क्वायर होते हैं? टोटल 1x1 डायमेंशन के 64 स्क्वायर होते हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही स्क्वायर होगा जो आपके डॉट को कंटेन करेगा, वो है ये वाला स्क्वायर। करेक्ट। नाउ 2x2 के टोटल कितने स्क्वायर होते हैं? 2x2 के हमने स्क्वायर्स काउंट किए थे ना, ऐसे पैटर्न बना बना के, ये खसका खसका के। सो 2x2 डायमेंशन के वैसे तो 49, 7 स्क्वायर 1x1 के टोटल 64 होते हैं, जिसमें से अपने काम का एक ही है। 2x2 के टोटल 49 होते हैं, अब उसमें से अपने काम के कौन से? तो देखिए 2x2 का स्क्वायर दिखता कैसा होगा, इस टाइप से। तो उसमें डॉट कैन बी एट दिस पोजीशन, डॉट कैन बी एट दिस पोजीशन, डॉट कैन बी एट दिस पोजीशन और डॉट कैन बी एट दिस पोजीशन। मतलब 4 स्क्वायर्स बनाए जा सकते हैं, एक ये, एक ये वाला, या फिर एक ये वाला। तो 1x1 का एक ही स्क्वायर होगा, 2x2 के 4 स्क्वायर होंगे। एंड इफ यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट, तो 3x3 में क्या होगा, 3x3 में ये डॉट 9 जगह से, ये डॉट यहां आ सकता था, यहां आ सकता था, यहाँ इन 9 पोजीशंस पे कहीं पे भी ये डॉट आ सकता है। तो उसको हम लोग चेस बोर्ड पे इमेजिन करते हैं। तो चेस बोर्ड पे कैसा दिखेगा वो 3x3 के स्क्वायर, दिस विल बी वन सच स्क्वायर 3x3 का, जिसके अंदर होगा सेकंड ये बीच वाला, फिर और खसकाते जाओ। सो बेसिकली क्या करना, आप यहां से स्टार्ट कीजिएगा, एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये वाला, ये, सॉरी दिस वन। तो इस तरीके से देयर विल बी 9 लोकेशंस फॉर दिस, एंड अगेन 4x4 के लिए 16। तो आप सोचेंगे सर ये कॉन्सेप्ट हम 5x5 के लिए क्यों नहीं लगा सकते? 5x5 में हम लोग ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि 5x5 के लिए यहाँ, क्योंकि 5x5 में क्या होगा, बॉर्डर पे आप नहीं रख पाओगे। 5x5 में सपोज हम ऐसे रखते हैं तो यहाँ पे अपना बाहर चला जाएगा ये। तो इसलिए हमने क्या किया, 8x8, 7x7, 6x6 और 5x5 इनको हमने, जैसे पिछले हमने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकाले थे उससे देख लिया, और इसको हमने अलग से अभी अलग वे में थोड़ा सा अप्रोच करके सोचा। सो टोटल नंबर ऑफ सच स्क्वायर्स विच कंटेन द डॉट इनसाइड देम आर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एंड दिस विल बी 2 टाइम्स। तो ये मैंने नीचे डायमेंशन लिखा है कि 1x1 का एक ही स्क्वायर ऐसा अपना रिक्वायर्ड स्क्वायर होगा, 2x2 के अपने 4 होंगे, तो यू कैन फाइंड द सम दैट विल बी 60। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो है फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हुज एंगुलर पॉइंट्स आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ गिवन पॉलीगन ऑफ एडजेसेंट्स। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, आप काम में आता है। ठीक है, सो ये क्या है, ऐसे कितने ट्राइंगल्स होंगे जो एक पॉलीगन के वर्टाइसेस से मिलके बनाए, सच दैट नन ऑफ द साइड्स आर द साइड्स ऑफ पॉलीगन। सो विच मीन्स एक, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास ऑक्टागन है, ठीक है, तो ऑक्टागन में से आपके पास 8 वर्टाइसेस हैं, तो इन 8 में से आप कोई भी 3 वर्टाइसेस, ऐसे हमने किया था ना, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल सॉल्व किए थे, तो 8C3 आप बोल देते थे, कोलिनियर तो है नहीं, कोई पंगा ही नहीं है। सो लेट से मैंने ये 3 सिलेक्ट करके एक ट्राइंगल बना दिया, या लेट सपोज मैंने ये 3 सिलेक्ट करके एक ट्राइंगल बना दिया, और लेट सपोज मैंने ऐसा कुछ किया, और ऐसा भी कुछ हो सकता है ना, लेट मी चेंज द कलर, ये भी एक ट्राइंगल है। तो ऐसे कितने ट्राइंगल्स होंगे विच विल हैव नन ऑफ द साइड्स कॉमन विद द पॉलीगन? तो देखो इसको सोचने का तरीका होता है बाइजेक्शन रूल, रिवर्स सोचेंगे। टोटल नंबर ऑफ केसेस है NC3। अब NC3 में ना वो सारे टाइप के ट्राइंगल आ गए जो बन सकते थे। जैसे कुछ ट्राइंगल ऐसे होंगे जिसमें जो हम चाहते हैं कि एक भी साइड कॉमन ना हो, तो ये वो ट्राइंगल है। नन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉमन विद द साइड्स ऑफ पॉलीगन। कुछ ऐसे ट्राइंगल होंगे जिनका एक साइड कॉमन होगा, विच विल हैव एग्जैक्टली वन साइड कॉमन विद द पॉलीगन। जैसे ये हो गया अपना एग्जैक्टली वन साइड कॉमन, तो ये
ट्रायंगल का साइड और पॉलीगन का साइड कॉमन है। यहाँ लेट से ऐसा कुछ है ना, यहाँ कुछ लेट से ऐसा भी हो सकता है, और कुछ ऐसे ट्रायंगल भी होंगे विच विल हैव एग्जैक्टली टू साइड्स कॉमन। एग्जैक्टली टू साइड्स कॉमन का मतलब है कि इस टाइप का ट्रायंगल बन रहा होगा, बोथ साइड्स आर कॉमन। यहाँ लेट सपोज ऐसा कुछ, तो टू साइड्स कॉमन विद द पॉलीगन। अच्छा, थ्री साइड कॉमन का तो कोई सेंस ही नहीं है ना, मतलब ट्रायंगल फिर बचेगा ही नहीं, तीनों साइड्स कैसे कॉमन कर सकते हैं, चार वर्टेक्स हो जाएंगे, ट्रायंगल नहीं बचेगा। सो हम रिवर्स सोच रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग टोटल केसेस NC3। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट दोस triangles which are having exactly one side common and we will subtract those sides which are having exactly two side common। तो पहले आसान वाला देख लेते हैं, exactly two side common। तो exactly two side common आप एक्चुअली मैन्युअली काउंट कर सकते हो। देखो हो क्या रहा है, जैसे मैंने डायग्राम बनाया था, एक्चुअली मैं इसी पे बात करता हूँ। सपोज वी आर स्टार्टिंग विद दिस वर्टेक्स, इसका नाम है A1, इसका नाम है A2, इसका नाम A3 एंड सो ऑन, A4, ये 5, 6, 7 और 8। सो स्टार्टिंग विद A1, अगर मैं A1 से स्टार्ट करूं तो एक ट्रायंगल में सोच सकता हूं A1, A2, A3। ठीक, अब आप बोलेंगे सर एक पीछे से भी तो सोच सकते हो A1, A8, A, इसमें मैं बाद में आऊंगा, मैं ऑर्डर फिक्स कर लेता हूँ। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर दोनों साइड्स कॉमन करवानी है, इसका मतलब वो तीन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स ही होंगे, कोई भी तीन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स सिलेक्ट किए होंगे उससे ट्रायंगल बनाया होगा। तो मैं स्टार्ट A1 से कर रहा हूं और मैं एक ऑर्डर पकड़ ले रहा हूं, लेट्स से क्लॉकवाइज। तो वन सच ट्रायंगल इज A1, A2, A3। अनदर सच, मैं ऑक्टागन के लिए बता रहा हूँ फिर जनरलाइज कर लेंगे, A1, A2, A3। अनदर सच ट्रायंगल इज A2, A3, A4। अनदर सच ट्रायंगल इज A3, A4, A5। अनदर सच ट्रायंगल इज A4, A5, A6। बोथ साइड्स कॉमन की बात कर रहे हैं हम लोग, टू साइड्स कॉमन। फिर A5, A6, A7, फिर A6, A7, A8, उसके बाद A7, A8, A1, उसके बाद आएगा A8, A1, A2 जो आप पहले मेरे को गिना रहे थे, है ना। तो A8, A1, A2 मतलब स्टार्टिंग विथ A1, मैं A1 के साथ A2, A3 रख दूंगा, A2 के साथ A3, A4 रख दूंगा, फिर A3 के साथ A4, A5 रख दूंगा, ऐसे चलता जाएगा और फाइनली मैं A8, A1, A2 कर दूंगा। उसके बाद आप जाओगे तो अगेन यही वाला आ जाएगा। तो ऑक्टागन के लिए जैसे आपने 8 डिकोड किया ना, वैसे एक्चुअली इन जनरल जो दो साइड्स कॉमन होंगे वो एक्चुअली आपके n हो जाएगा फॉर जनरल n साइडेड रेगुलर पॉलीगन। तो ये बड़ा आसान है, इसको आप मैन्युअली काउंट कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये n हो गया। अब एग्जैक्टली वन साइड कॉमन वाला थोड़ा सा ट्रिकी है ना, तो इसमें आप पहले समझिएगा। तो एग्जैक्टली वन साइड कॉमन है तो ट्रायंगल कैसे बन रहा होगा, जैसे ये वाली साइड कॉमन है और फिर ऐसे बन जा रहा होगा, या ऐसे बन जा रहा होगा, या ऐसे बन रहा होगा। तो एक साइड कॉमन होनी चाहिए, तो वो कौन सी साइड होगी पहले हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो NC1 से व्हाट आर वी सिलेक्टिंग, वी आर सिलेक्टिंग वन साइड दैट इज कॉमन। तो जैसे हम इसके लिए बात कर लेते हैं, सपोज ऑक्टागन के लिए, तो सपोज मैंने ये वाली साइड सिलेक्ट कर ली कि भाई ये साइड मेरे ट्रायंगल की और पॉलीगन के साथ कॉमन होने वाली है। अब आप ये समझिए कि अगर आपने कॉमन साइड चूज कर ली है, इसका मतलब आपके ट्रायंगल के दो वर्टेक्स तो सिलेक्ट हो गए, अब बस थर्ड वर्टेक्स सिलेक्ट करना है। तो थर्ड वर्टेक्स जो है वो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये हो जाएगा तो फिर ये तो ये वाला केस हो जाएगा टू साइड कॉमन, जो हम गिन चुके हैं। हम लोग अभी क्या गिन रहे हैं, एग्जैक्टली वन साइड कॉमन। और सिमिलरली ये वाला वर्टेक्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी टू साइड कॉमन। तो थर्ड वर्टेक्स क्या क्या हो सकता है, थर्ड वर्टेक्स ये हो सकता है ताकि ऐसा ट्रायंगल बन जाए वन साइड कॉमन वाला, या ये हो सकता है ऐसा बन जाए, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर मैं ऑक्टागन के लिए बात करूं, तो ऑक्टागन में क्या है, ये दो वर्टेक्स तो निपट गए पहले से ही, और ये पड़ोसी वाले दो निपट गए, तो टोटल चार हटा दिया हमने। तो रिमेनिंग फोर वर्टेक्स जो हैं उसमें से हम रिमेनिंग फोर वर्टेक्स जो है उसमें से हम कोई भी एक वर्टेक्स चूज करेंगे। तो इसी को अगर इन जनरल अगर मैं बताऊं, तो टोटल अपने पास n वर्टाइसेस होते हैं एक पॉलीगन में, जिसमें से दो तो ये ब्लॉक हो गए हैं और इसके जो दो पड़ोस वाले होंगे वो हम नहीं ले पाएंगे। सो n-4 रिमेनिंग n-4 वर्टाइसेस में से हमें एक वर्टेक्स सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे कॉमन साइड सिलेक्ट की थी, एक साइड सिलेक्ट हुई तो अपने ट्रायंगल के दो वर्टेक्स बन गए। अब वो जो दो वर्टेक्स बन गए हैं उसके आजू बाजू वाले वर्टेक्स भी ब्लॉक हो चुके हैं। तो टोटल ये चार वर्टेक्स जो हैं, इनके अलावा n-4 में से हम कोई भी एक वर्टेक्स चूज कर लेंगे विच विल बी द थर्ड वर्टेक्स ऑफ अवर ट्रायंगल। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है इस टाइप का, इस लैंग्वेज का, n people are sitting in a n people are sitting on a circle, number of ways in which three people can be selected if no two of them are consecutive। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन
इक्विवेलेंट है। प्लीज इस बात को समझिएगा, फील कीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए और ये आप खुद से भी सोचो। अगर एक सर्कल है और उसमें n लोग बैठे हैं इस तरीके से, तो बात यह है कि अगर एक सर्कल पे n लोग बैठे हैं ना, तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये रहेगा, आप कंसेक्यूटिव लोगों को, जो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स हैं, जो कंसेक्यूटिव डॉट्स हैं, उनको जोड़ के आप एक पॉलीगन बना सकते हैं। सो थिंक ऑफ अ पॉलीगन whose vertices are a1 a2 a3 a4 up to an। अब देखो बात वही हो गई ना, नंबर ऑफ वेज इन विच 3 पीपल कैन बी सिलेक्टेड, मतलब ये वर्टेक्स जो है अपने पास a1 a2 a3 up to n, इन n vertices में से we have to select 3 vertices such that no two of the selected vertices are consecutive। तो अगर a1 a5 और a8 सेलेक्ट करता हूं मैं, इसका मतलब मैं ये ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूं a1 a10 a13। तो ये जो लैंग्वेज है जो हमने अभी सॉल्व किया नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वाला क्वेश्चन, और ये जो सिलेक्टिंग 3 पीपल वाला क्वेश्चन है, ये एग्जैक्टली सेम है, सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। और इनफैक्ट अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर इन्होंने दिया हुआ है, आंसर दिया nc3 माइनस एन स्क्वायर माइनस 3n, तो वो इसको सॉल्व करके ही आता है। सो जैसे ये जो है, दिस इज एक्चुअली n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 4, तो nc3 माइनस n माइनस 4 माइनस n, तो इसमें से माइनस n कॉमन निकल जाए, यहाँ हाँ -1 कॉमन निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस n, तो वो n स्क्वायर माइनस 3n हो जाएगा। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो द पॉइंट इज बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस आर एग्जैक्टली इक्विवेलेंट। लेट अस ट्राई एन IIT JEE प्रॉब्लम 2014 एडवांस का सवाल है। आप लोग इसकी लैंग्वेज पढ़िए, सोचिए, ट्राई कीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर आप ट्राई कर चुके हैं, सो लेट अस डिस्कस इट। n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं सर्कल पे, और ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स आर जॉइंड बाय लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट पॉइंट्स इज, उसको हम ब्लू कलर से मार्क करते हैं और बाकियों को रेड कलर से। तो नंबर ऑफ रेड नंबर ऑफ ब्लू लाइन सेगमेंट्स अगर इक्वल है तो n क्या आएगा? इन शॉर्ट बेटा, जो ब्लू वाले से मार्क्ड हैं वो एक्चुअली हो जाएंगे आपके साइड्स ऑफ पॉलीगन, और जो रेड वाले से मार्क्ड हैं वो हो जाएंगे डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा है। जो n पॉइंट्स हैं, जो n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है सर्कल पे, उनको जोड़ के आप एक पॉलीगन बना लो। ये जो पॉइंट्स हैं सर्कल पे, इनको कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को जोड़ के आप एक पॉलीगन बना लो। तो हमने बात की थी, मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन। तो ये वही है, डायगोनल्स और साइड्स। तो अगर मैं इन n पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूं, तो मेरे को ऑल पॉसिबल स्ट्रेट लाइंस मिल जाएंगी। उसमें से कुछ जो होंगे वो साइड्स ऑफ द पॉलीगन होंगे, कुछ जो होंगे वो डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन होंगे। और हमने पहले भी बात की थी, साइड्स तो हमें पता ही होता है, साइड्स n होती हैं। तो ब्लू वाले जो होंगे वो साइड्स ऑफ पॉलीगन, वो n साइड्स हो जाएंगी। और nc2 में से ये n अगर हटा दें, सबट्रैक्ट कर दें, तो बाकी बचे हुए जो होंगे वो डायगोनल्स होंगे, वो रेड वाले होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है कि nc2 माइनस n इज इक्वल टू n। तो nc2 इतना होता है, इसमें से n हटा दिया तो ये n आएगा। तो ओवरऑल एक n कैंसल आउट हो जाएगा, और फाइनल आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का सॉल्व करके, दैट विल बी इवेंचुअली n इक्वल टू 5। So this is a problem of IIT JEE Advanced।